हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे 12th बायो का चैप्टर है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि आपकी इनफर्टिलिटी क्या होती है। और ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। ठीक है, तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप 12th क्लास में हैं, तो इस यहाँ से आप बेसिक रूप से जान सकते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन ई होती है, जिसकी कमी से आपके फर्टिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम जनन स्वास्थ्य की बात करें और वहां पे बंधता के बारे में चर्चा नहीं हो तो जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर चर्चा अधूरी मानी जाती है। तो भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंधे हैं अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। यानी कि वो कई ऐसे दंपति होते हैं, कई ऐसे कपल होते हैं जो बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव इनकैपेबिलिटी है उसे हम बंधता कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। ये किसी टाइम पे आपके जो रूढ़िवादी समाज था वहां पे इसको मेनली महिला को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, फीमेल जो पार्टनर थी उसे जिम्मेदार माना जाता था। और अभी भी कोई ना कोई इंडिया के पार्ट में इन चीजों को दूर करने के लिए जादू टोने किए जाते हैं, लेकिन हम साइंटिफिक तरीके से इन चीजों को कमियों को दूर कर सकते हैं। आज हम बेसिक तरीके से यही जानेंगे। तो बंधता इसके अनेक कारण हो सकते हैं। आपके शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, रोगजन्य हो सकता है, औषधि हो सकता है या फिर प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल भी हो सकता है बंधता का कारण। ठीक है, तो भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष जाति में भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई सोचता है कि स्त्री में ही कमी से ऐसा हो सकता है तो उसकी सोच रूढ़िवादी है, उसे साइंस पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे पर्सन को बोलिए कि ये टॉपिक पढ़े तो उसमें थोड़ी बहुत समझ आएगी। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक होती हैं जिन्हें बोलते हैं आप असिस्टिव या फिर सहायक जननिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, ओके, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ओके, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ओके, तो देखिए, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयों नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद मिल सकती है। और ये तकनीक क्या कहलाती है? आपकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अगर कोई कमी है तो वो वहां पे जो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित ज्ञान जो नॉलेज देते हैं, वो पर्सन उस कमी को दूर करके कर सकते हैं। लेकिन कारणवश अगर वो दूर नहीं हो पाती है तो इन टेक्निक का यूज करके आप बच्चा पैदा कर पाने में समर्थ होंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है आप दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूंगा आपको जिससे पता चल जाए। एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन विवो। इन विट्रो से जो बच्चा या फिर संतान पैदा होगी उसे आप बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इन विवो से होगा उसे टेस्ट ट्यूब नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी विधि से उत्पन्न हुआ? इन विट्रो से। अब इसे क्यों कह रहे हैं बेबी कोई टेस्ट ट्यूब में पैदा कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो जायगोट बनता है यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है या फिर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेस्ट ट्यूब में होता है और यहाँ जायगोट बन जाता है। और जायगोट बनने तक के बाद में जो ब्लास्टोमेर होते हैं जिसमें 8 कोशिकाएं होती हैं या फिर 8 कोशिकाओं से ज्यादा होती हैं, उसे हम ट्रांसफर करते हैं फीमेल में। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो मादा शरीर के बाहर हुआ है टेस्ट ट्यूब में। इन विवो होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मादा के शरीर के अंदर ही होगा, माँ के शरीर के अंदर ही होगा। ओके, अरे क्या दिक्कत है यार, एक मिनट, लेट मी रीड इट। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि माँ के शरीर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है उसे बोलते हैं हम इन विवो टेक्निक। अगर माँ के शरीर के बाहर हो रहा है टेस्ट ट्यूब में तब उसे बोलते हैं इन विट्रो टेक्निक। और इसके द्वारा जो बच्चा पैदा होता है उसे आप बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके,
तो शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण एक ऐसा उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से, ठीक है, पत्नी का लेते हैं। अगर पत्नी का एग सेल वहां पे अगर अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी, तो वहां पे जो डोनर जो स्वस्थ है स्त्री, उसके एग सेल को लेंगे, ठीक है। पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसे कहते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर इससे जो हमने युग्मनज बनाया है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसे आप बोलते हैं ब्लास्टोमेर। अगर इसमें कोशिकाएं 8 ब्लास्टोमेर से कम है तो हम इसे भेजेंगे फैलोपियन ट्यूब में और इसका नाम पड़ जाएगा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, लेकिन अगर हम 8 ब्लास्टोमेर से अधिक है युग्मनज, तब हम इसे भेजेंगे कहां पे, यूटेराइन, गर्भाशय में, तब उसका नाम पड़ जाएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ब्लास्टोमेर की कोशिकाओं के आधार पे इन विट्रो में हम 2 प्रकार से चीजें कर सकते हैं। अगर ब्लास्टोमेर 8 कोशिकाओं से कम है तो वो जायगोट को भेजेंगे हम फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 ब्लास्टोमेर से ज्यादा है तो उसे सीधा गर्भाशय में भेज दिया जाता है, जिसे बोलते हैं आप इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। ओके, इसे रेस्ट कर देते हैं। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन या फिर स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन, जिसे हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन विवो देखेंगे। अब इन विट्रो तो हमने देख लिया, अब हम इन विवो देखेंगे। और ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु या फिर एग सेल उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो निषेचन करवा सकती हैं और भ्रूण का परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण उनके अंदर है, तो उनके लिए ये तरीका अपनाया जाता है। उसमें क्या, कौन सा तरीका, इन विवो वाला टेक्निक यहाँ पे अपनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एग सेल क्रिएट नहीं कर पा रही है, बाकी इनमें निषेचन हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, भ्रूण का जो परिवर्तन है वो भी बहुत अच्छे से हो सकता है मां के अंदर, ठीक है। लेकिन वो एग सेल क्रिएट नहीं हो रही है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग सेल बाहर से ले सकते हैं, वही हम देखेंगे क्या क्या करने वाले, ठीक है। तो देखो, इसमें दाता से अंडाणु लेकर इन स्त्रियों की फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसका नाम पड़ जाता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब की बार आपने जायगोट नहीं किया है, आपने केवल एग सेल जो युग्मक है, मादा युग्मक, उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोश के शुक्राणु निक्षेपण, इंटरसेल स्पर्म इंसेमिनेशन, दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतः निक्षेपित कर दिया जाता है। यहाँ पर सीधे ही भेजा जाता है निशाने पे तीर को, ऐसे, तो इसका नाम पड़ जाता है ICSI। ये दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित या फिर इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं, अथवा जिनके जो सीमन होता है उसमें शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम होती है, जिसे आप बोलते हैं एजोस्पर्मिया, ठीक। जहां तक मुझे ध्यान है एजोस्पर्मिया ही कहते हैं, जिसमें सीमन में स्पर्म की काउंटिंग कम होती है या फिर उसकी जो मूवमेंट होती है वो कम होती है। अब उनकी मूवमेंट कम होगी तो उनका मिलन कैसे होगा एग सेल से, मिलन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन या फिर AI तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा
उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI से इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो चाहे वो IUI हो, यहाँ पर ICSI हो, यहाँ पर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो, ये तीनों विधि आपकी किस में आती है? ये आती है इन विवो टेक्निक में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीक में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वो जीवित नहीं रहेंगे। हमारे देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है। जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। जो कपल हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी है, बंधता का जिनकी पाला पड़ा हुआ है, उनके लिए ये सारी चीजें तो है, ये जो टेक्निक है ये तो है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप हमारे देश में ढूंढे नहीं निकले तो ऐसे कई आपको अनाथ मिल जाएंगे जिनके मदर और फादर नहीं है। तो आप अगर उनकी देखभाल नहीं करेंगे, अगर हम सामाजिक रूप से उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। और हमें कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है। तो जो बच्चे के इच्छुक हैं वो ये भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, आप गोद ले सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी ये सोच रहती है कि एट लास्ट ब्लड विल बी ब्लड। तो ये वाली फीलिंग से आपको भावनात्मक रूप से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए आप उन्हें गोद ले सकते हैं और एज ए चाइल्ड आप उन्हें परवरिश कर सकते हैं, और कई पसंद करते भी हैं। तो गाइज ये था जनन स्वास्थ्य का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने जाना बंधता क्या होती है। आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।